जमीन का बंटवारा कैसे होता है, यानी जमीन में हिस्से कैसे होते हैं, किस जमीन के ऊपर हक होता है या फिर नहीं होता है, अगर हक होता है तो क्या हम उसको जबरदस्ती ले सकते हैं फिर नहीं ले सकते, किस जमीन में से किसको बेदखल किया जा सकता है फिर नहीं किया जा सकता। तो इन सभी सवालों के जवाब और ये जमीन का बंटवारा होता कैसे है, तो इस गुत्थी को सुलझाने की मैं कोशिश करता हूं, इस उम्मीद से कि इससे संबंधित ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई और क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखिए भाई, नॉर्मली जमीन जो होती है वो 4 तरीके की होती है। पहली होती है आपकी खानदानी जमीन, मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई, मेरी राइटिंग बड़ी खराब है। एक होती है खरीदी हुई जमीन, एक होती है कब्जे वाली जमीन जिसके ऊपर ऐसा हम कब्जा कर लेते हैं, एक होती है गिफ्ट में मिली हुई जमीन, क्या बोलते हैं उपहार, उपहार में मिली हुई जमीन, गिफ्ट में मिली हुई जमीन। देखिए भाई, चारों ही जमीन अलग प्रकार की है, तो जाहिर सी बात है चारों के बंटवारे भी अलग तरीके से होंगे, चारों पे हक भी अलग तरीके से होगा। तो कैसे हक मिलेगा, कैसे बंटवारा होगा, बिल्कुल मैं आपको बारीकी से बताता हूं, लेकिन सबसे पहले सीख लेते हैं खरीदी हुई जमीन। अगर आप ये समझ गए ना तो इन तीनों को समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, खरीदी हुई जमीन भी नॉर्मली 4 तरीके की होती है। अब आप कहोगे हमने पहले तो ऐसा नहीं सुना था, पहले तो हमने एक ही तरीका सुना था, तभी मैंने आपको कहा मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बताऊंगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपके भी ये गुत्थी सुलझ जाएगी कि जमीन के बंटवारे होते कैसे हैं। और जिसको जाना है वो जाइए भैया, ये वीडियो लंबा बनेगा, और अगर जिसको अच्छे से समझना है लास्ट तक जरूर देखना, और यहां तक आने के लिए धन्यवाद। देखिए भाई, सबसे पहली चीज खरीदी हुई जमीन में, अगर कोई अपनी खुद की कमाई हुई से, खुद की कमाई से अगर जमीन खरीदता है, तो खुद की कमाई का मतलब ये होता है अगर कोई अपनी मेहनत से कोई कारोबार करता है, नौकरी करता है, वहां से पैसे कमाता है, पैसे कमाने के बाद फिर अगर कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खुद की कमाई हुई जमीन बोलते हैं। देखिए, मान के चलते हैं कोई ए नाम का पर्सन है, लड़का है, लड़की नहीं है, लड़की के लिए अलग है। अगर कोई ए नाम का लड़का है, वो कोई जमीन ऐसे खरीद लेता है कमा के, ठीक है, और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और उसके हैं सिर्फ माँ बाप, मम्मी और पापा, ठीक है। अब इस जमीन के ऊपर हक किसका है भाई, तो अब इस जमीन के ऊपर इस ए का ही है, इसने अपनी मेहनत से जमीन खरीदी है। अब ये चाहे उस जमीन को कभी भी बेच सकता है, बेच के गुलछर्रे भी उड़ा सकता है, ये चाहे तो इसकी वसीयत भी बना सकता है, चाहे तो इसको दान में भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसकी अपनी मर्जी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब अगर मान के चलते कल को ये मर जाए और ये जमीन ये किसी को नहीं देके जाता, ना कोई वसीयत बना के जाता, तब इस जमीन के ऊपर पोजीशन किसका होगा, तब इस जमीन का पोजीशन होगा माँ के पास में, ठीक है। ये जमीन पूरी पूरी माँ के पास में चली जाएगी। लेकिन मान के चलते हैं अभी तक ये जिंदा है और इसकी शादी होगी बेलन वाली भाभी के साथ में, बी फॉर बेलन, बी फॉर भाभी के साथ में, ठीक है। अब इस जमीन के ऊपर हक किस किसका हो गया भाई, और अभी तक ये जिंदा है। अगर ये अभी तक ये जिंदा है तो इस जमीन के ऊपर अभी भी इसी का ही अधिकार है। ये चाहे तो इसको बेचे, चाहे बेच के गुलछर्रे उड़ाए, चाहे दान में दे, चाहे किसी के नाम कराए, कुछ भी करे, ये बेलन वाली भाभी कोई स्टे नहीं ले सकती, ना कोई ऑब्जेक्शन उठा सकती कि ओ पति देव आप क्या कर रहे हो, आप जमीन बेच के गुलछर्रे क्यों उड़ा रहे हो, हम क्या खाएंगे, क्या बच्चे खाएंगे, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती, इसकी अपनी मर्जी है। अब मान के चलते हैं कल को चुन्नू मुन्नू भी हो गए, यानी कि एक नोबिता हो गया और एक सुजुका हो गया। अब भैया अब क्या होगा, अब क्या ये लोग इसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि जमीन इसने अपनी मेहनत से कमाई है, अभी भी जमीन का अधिकार इसके पास में। ये चाहे तो इसको बेचे, बेच के गुलछर्रे उड़ाए, कुछ भी करे, दान दे, वसीयत बनवाए, कुछ भी करे, इसकी अपनी मर्जी है। ना तो भाभी ऑब्जेक्शन लगा सकती, ना स्टे ले सकती, ना बच्चे स्टे ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी खुद की कमाई हुई जमीन है। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या इस जमीन से ये इनमें से किसी को बेदखल कर सकता है? अगर ये बच्चे कल को ज्यादा होशियार बन रहे हैं, पापा के सामने हो जाते हैं, तो कमाई हुई संपत्ति से पापा क्या कर सकता है, इनको बेदखल कर सकता है। चलो गेट आउट, भागो यहां से, इनको गेट आउट कर सकता है। और भाभी जी को भी इस जमीन से बेदखल कर सकता है, खुद की कमाई हुई जमीन से, ठीक है। कल को भाभी जी कोई ऐसा दावा नहीं कर सकती कि मेरे पति देव ने खुद की कमाई हुई इसकी संपत्ति है और इसमें मेरा भी हिस्सा है। इसमें किसी का हिस्सा नहीं है, इसमें सिर्फ जिसने कमाई है उसी का हिस्सा है। ये इस जमीन में से इसको भी गेट आउट कर सकता है, इसको भी गेट आउट कर सकता है कि अगर कल को मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद इनको मेरी जमीन में से कमाई हुई संपत्ति में से 1 इंच टुकड़ा भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो ऐसे क्या कर सकता है, इनको बेदखल कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पे जो चुन्नू मुन्नू, जो नोबिता सुजुका है, 18 साल से अगर छोटे हैं, तो ये क्या कर सकता है, ये लोग ये जमीन में से हक तो नहीं ले सकते। देखो मैं अभी तक कमाई हुई जमीन का जिक्र कर रहा हूं, तभी मैंने आपको यहां से स्टार्टिंग करवाई है, ठीक है। अगर ये कल को क्या कर, ये इस जमीन में से स्टे नहीं ले सकते, अपना हक नहीं मांग सकते, लेकिन अगर ये 18 साल से छोटे हैं तो पापा से क्या ले सकते हैं, मेंटेनेंस ले सकते हैं कि पापा हमको मेंटेनेंस तो दो, जमीन तो नहीं दे रहे तो मेंटेनेंस तो दो, मेंटेनेंस ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर बेलन वाली भाभी को गेट आउट किया जाता है तो भाभी भी क्या कर सकती है, 125 के तहत में मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन जमीन में से कोई हक के लिए कोई स्टे नहीं ले सकती, कोई दावा ऐसे नहीं कर सकती। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मान के चलते हैं ये इसने जीते जी इस जमीन की वसीयत करवा दी या फिर किसी एनजीओ के नाम करवा दी,
ठीक है, तो इसकी अपनी मर्जी ये करवा सकता है। ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि पापा पापा क्या कर रहे हो, जमीन एनजीओ को दे दोगे तो हम कहां पे रहेंगे, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। ये लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कोई स्टे नहीं लगा सकते। इसकी अपनी कमाई हुई जमीन है, कुछ भी करे, अपने जीते जी किसी के नाम पे वसीयत ये करवा सकता है। लेकिन मान के चलते हैं अब ये मर गया, अब ये मर गया भाई, और ये जमीन किसी को भी नहीं दे के गया, ऐसी की ऐसी छोड़ के चला गया। अब इस जमीन के ऊपर किस किस का हक होगा? तो इस जमीन के ऊपर इसकी मां का हक होगा, इसकी पत्नी का भी हक होगा, और इसके दोनों बच्चों का भी हक होगा। इनके हिस्से में बराबर बराबर जमीन ऐसे चली जाएगी। तो ऐसे होता है भैया खरीदी हुई जमीन के ऊपर हिस्सा। यहां तक बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अगली बात बताता हूं इसके अंदर, दूसरे पॉइंट के अंदर ये भी लिख देता हूं, ए बी और ये सी और डी। दूसरी बात ये कहता है कि कोई भी जमीन अगर खानदानी जमीन है और खानदान का जो आखिरी वारिस है वो जिंदा था और अपने जिंदा जी किसी के नाम करवा के गया था, जब किसी को ऐसे नाम कोई जमीन मिल जाती है, यानी खानदानी जमीन मिल जाती है, तब उसको भी हम क्या बोलते हैं? कमाई हुई जमीन बोलते हैं भैया। जमीन देखिए नहीं समझ में आएगा क्या बोलते हैं। मान के चलते हैं ए नाम का कोई पर्सन था, इसने कोई जमीन खरीदी या इसको भी अपने खानदान से मिली, फिर इससे अगला वारिस आ गया बी, इसने वो जो जमीन है लुढ़कती लुढ़कती यहां पे आ गई, इसका वारिस हो गया सी, फिर वो जमीन यहां आ गई, इसका वारिस हो गया डी, फिर वो जमीन यहां पे आ गई। अब डी के पास जो जमीन आई है ना भैया, डी क्या कहेगा? डी ये कहेगा ये मेरी खानदानी जमीन है, क्योंकि ये जमीन मेरे को कहां से मिली? परदादा से मिली है, पापा दादा परदादा। अगर चाहे परदादा ने ये जमीन खुद खरीदी हो या परदादा को भी कहीं से दान में मिली हो, कोई वसीयत से मिली हो, कैसे भी मिली हो, अगर चौथी पीढ़ी के पास में जमीन आ जाती है तो चौथी पीढ़ी क्या कहेगी? ये जमीन हमारी खानदानी जमीन है। अब डी जिंदा है और डी के पास जो जमीन है वो खानदानी जमीन है, लेकिन डी अपने जिंदा जी, यानी कि अभी तक डी जिंदा है और इसका अगला वारिस हो गया ई के नाम पे जमीन नाम करवा देता है और ये अभी तक जिंदा है भैया। अपने जिंदा जी अगर ये ई के नाम पे जमीन करवा देता है, यानी अपने बेटे के नाम पे, जो बेटी है कोई भी हो सकता है, उसके नाम पे जमीन करवा दी और ये अभी तक जिंदा है। मैं फिर बोल देता हूं, मैं लिख ही देता हूं ताकि बार बार थूकना बिलोना पड़े। अभी तक ये जिंदा है तो ई के पास जो जमीन आई है ना, वो कैसी जमीन है? खानदानी जमीन है। लेकिन ई क्या कहेगा? ये मेरी कमाई हुई जमीन है। यानी कि अगर कोई भी खानदानी जमीन, जो खानदान का जो आखिरी वारिस था, अगर वो जिंदा जी अपने नाम किसी के नाम पे वो जमीन करवा के गया है, तब उस जमीन को भी कमाई हुई जमीन माना जाता है, उसको खानदानी जमीन नहीं माना जाता है। अब ई उस जमीन के साथ में क्या कर सकते हैं? मान के चलते यही जमीन है तो ई वही व्यवहार कर सकता है जो हमने यहाँ पे सीखा था। उसको बेच सकता है, बेच के गुलछर्रे उड़ा सकता है, किसी के नाम पे वसीयत करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसकी अपनी मर्जी है, इसके बीवी बच्चे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, ना कोई कल को स्टे ले सकते। तो आई थिंक ये दोनों बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई लड़का हो तो भैया, लड़का हो तो मैंने बोला था ना, ए अगर कोई लड़का है तो, लेकिन अगर वहीं पे कोई जमीन लड़की खरीदती है या लड़की को उसके खानदान से जमीन मिलती है, तब उसका बंटवारा अलग तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले सीख लेते हैं खानदानी। वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा लड़की के लिए, ठीक है? वो था लड़के के लिए, तभी मैंने कहा पहले ये खरीदी हुई जमीन को सीख लो। लड़की अगर जमीन खरीदती है उसका एक अलग पैटर्न होता है, पहले खानदानी सीख लो वरना हैंग हो जाओगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना भैया, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसको आगे भी शेयर कर दो यार, ठीक है? ताकि किसी और को भी नॉलेज मिल जाए। और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दो, ठीक है भैया? और जमीन नाम कैसे होती है, जमीन नाम करवाने के क्या तरीके होते हैं, कम पैसों में कैसे जमीन नाम होती है, रजिस्ट्री की जमीन कैसे नाम होती है, कार्ड की कैसे नाम होती है, अगर इसके बारे में अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो कमेंट कर दो, या कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बेझिझक कमेंट कर दो। बनाने का काम मेरा है, नॉलेज देना मेरा काम है। कुछ पर्सनली पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। देखिए भाई, आप सीखते हैं खानदानी जमीन। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो ये चीज चुटकियों में समझ में आ जाएगी। चलो दोबारा यहीं पे आ जाते हैं। डी के पास आई खानदानी जमीन, ठीक है? डी की कोई पत्नी थी, वो हम एक टाइम के लिए भूल जाते हैं, वो सारी चीज मैं आपको समझा दूंगा। अब मान के चलते हैं, अगर डी के पास जो खानदानी जमीन है, इसका अगला वारिस था ई, इसने अपने जिंदे जी जमीन नाम करवा दी ई की, तो ई के पास जो जमीन आई वो कैसी जमीन आएगी? कमाई हुई जमीन मानी जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे डी मर जाता है भैया, और डी के पास थी खानदानी जमीन और उसने ये जमीन किसी के नाम नहीं करवाई थी, यानी कि जमीन को ऐसे ही छोड़ के चला गया और वो मर जाता है। अब जो ई के पास जो जमीन आई है ना, वो आई तो है खानदानी जमीन, लेकिन कब आई है? इसके पापा के मरने के बाद।
ई के पास खानदानी जमीन आई है लेकिन पापा के मरने के बाद, यानी कि पापा ने अपनी मर्जी से ई के नाम पे जमीन नहीं करवाई थी। अगर अपनी मर्जी से करवाता तो जिंदा जी करवा देता। उसके मरने के बाद खानदानी जमीन ई के हिस्से में आई है। अब हम ई से स्टार्ट करते हैं। अब मान के चलते हैं ई नाम का कोई व्यक्ति है और उसके पास खानदानी जमीन आई है। कौन सी? उसके पापा के मरने के बाद, ठीक है। और ई की शादी हो जाती है एफ के साथ में। अब एक बात बताइए, ई के पास में जो जमीन आई है, मान के चलते हैं ये कोई जमीन थी, कितनी मान लो भाई, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, एक प्लाट है, कोठी है, कुछ भी मान लो। उसके बंटवारे आप कैसे भी कर लेना, आपकी अपनी मर्जी। पहले इस पैटर्न को समझ लो। मान के चलते हैं कोई जमीन का टुकड़ा है, ई के पास आया खानदानी जमीन का। खानदानी का कब आया? इसके पापा ने जीते जी नहीं दिया, उसके मरने के बाद आया। अब ई के पास में वो जमीन आ गई। ई की पत्नी है एफ। क्या एफ का इसमें हिस्सा है? नहीं है जी, ठीक है। क्या एफ इस जमीन के ऊपर स्टे ले सकती है? नहीं ले सकती। क्या एफ को ये जो ई है, क्या एफ को इस जमीन से बेदखल कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये खानदानी जमीन है और एफ जो है वो इसकी पत्नी है। इस पत्नी का इस खानदानी जमीन में रहने का पूरा अधिकार है। ये एफ उसको नहीं निकाल, ये ई उसको नहीं निकाल सकता। यहाँ पे क्या था? कमाई हुई संपत्ति से बेदखल कर सकता है, यहाँ पे बेदखल नहीं कर सकता खानदानी जमीन से, ठीक है जी। यहाँ पे एफ का रहने का अधिकार है लेकिन जमीन में से हक नहीं मांग सकते कि आधी जमीन मेरे को दो, क्योंकि खानदानी जमीन है। अब इनके बच्चे हो गए, बच्चे मान लेते 3 हो गए, ए, एक हो गया ये बी और एक हो गया सी। सी मान के चलते हैं लड़की हो गई। 4 मान लो, 5 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, कितने मान लो, समझ में आपको यही से आ जाएगा। अब तीनों बच्चे हो गए। अब क्या ई इस जमीन को बेच सकता है? नहीं बेच सकता। और अगर ये इसको बेचना पड़ जाए तो इन तीनों बच्चों के, क्योंकि तीनों बच्चे वारिस हैं उस जमीन के, इनसे पूछना पड़ेगा। तीनों लड़के भी हो सकते हैं, तीनों लड़कियां भी हो सकती हैं, 2 लड़के 1 लड़की हो सकती है, 2 लड़के 1 लड़का, कुछ भी मान लो भैया। यह है औलाद, मैं इनको औलाद मान के चलता हूं। इस ई को औलाद से पूछना पड़ेगा, उनकी राय लेनी पड़ेगी कि बेटा मैं तुम्हारे दादाजी की खानदानी जमीन जो उनके मरने के बाद मेरे को मिली है, मैं उसको बेचना चाहता हूं। अगर ये लोग राय देते हैं कि बेच दो तो ई जमीन बेच सकता है, अदरवाइज ई जमीन नहीं बेच सकता है इनकी राय के बिना। लेकिन कमाई हुई जमीन तो कभी भी बेचे। क्या ई इस जमीन को किसी और के नाम करवा सकता है? नहीं करवा सकता। क्या ई इस खानदानी जमीन की वसीयत बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या ई इस जमीन में से इस औलाद को बेदखल कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। क्या ये औलाद इस ई जो खानदानी जमीन में है उसमें से अपना हक मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं, लेकिन खरीदी हुई जमीन में से हक नहीं मांग सकते। अगर ई इनकी राय के बिना जमीन बेच रहा है तो ये लोग क्या स्टे ले सकते हैं? ये स्टे ले सकते हैं कि पापा पापा लुको, कमाई हुई नहीं है, दादाजी की जमीन है, काहे को बेच रहे हो, हमसे पूछा थोड़ी है। ये लोग स्टे लगा सकते हैं। लेकिन अगर पापा बेईमानी से वसीयत बना दे कि मेरे मरने के बाद सिर्फ एक बेटे के नाम पे जमीन चली जाए, सारी जमीन बेटे के नाम पे चली जाए, तब वसीयत कैंसिल हो सकती है। 3 साल तक वसीयत भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। यहां तक सारे क्वेश्चन आपके शायद क्लियर हो गए होंगे। लेकिन क्या ई जमीन को अगर बेचना चाहे तो यार क्या बेच ही नहीं सकता, भले खानदानी जमीन हो? तो मैंने बताया ना, बिना बच्चों से पूछे जमीन को नहीं बेच सकता। लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाती है, यानी कि ई इतना बीमार हो गया, या ई की पत्नी इतनी बीमार हो गई, ई की माँ इतनी बीमार हो गई कि कोई कमाई का सोर्स है ही नहीं, सिर्फ जमीन ही दिख रही कि जमीन को बेचो और इलाज करवाओ। या फिर ई ने कोई ऐसा लोन ले रखा था, बैंक से कोई लोन था, फाइनेंस कंपनी से कोई लोन था, और अब मजबूरी आ गई कि भैया लोन तो हमसे चुकाया नहीं जाएगा, जमीन बेच के ही चुकाना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई किसी के पास में खानदानी जमीन है, खानदानी जमीन कब कहलाती है? जब जमीन देने वाला मर ही चुका हो, मरने के बाद जमीन नाम हुई, उसको खानदानी जमीन बोलते हैं। अगर क्या बता रहा था, हाँ, अगर वो बेचना चाहता है तो एक ठोस रीजन होना चाहिए कि मैं बीमार हूं, इलाज के लिए बच्चों की शादी करनी है, या फिर बैंक का कोई लोन है। ऐसी अगर कोई सिचुएशन है तब वो इनकी राय के बिना जमीन को बेच सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे गुलछर्रे उड़ाने के लिए जमीन बेच रहा है ना, तो जमीन को नहीं बेच सकता। ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग स्टे ले सकते हैं कि रुको रुको पापा, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। ये जमीन में से अपना हक मांग सकते हैं, इनका इनके पास में राइट है। इस जमीन में से इनको बेदखल नहीं किया जा सकता। अगर आपकी भी खानदानी जमीन और आपके पापा ने आपको बेदखल करना चाह रहे हैं, या आप कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बेदखल करना चाह रहे हैं, तो आप खानदानी जमीन में से उसको बेदखल नहीं कर सकते। अपनी कमाई हुई जमीन में से आप उसको बेदखल कर सकते हैं। कल को वो बच्चे, या फिर अगर आप बच्चे हो तो आप अपनी खानदानी जमीन को पाने के लिए, और आपकी 18 साल से ज्यादा की उम्र है, तब आप दावा कर सकते हो कि मेरे को मेरा हिस्सा दिया जाए। अगर वहीं पे पापा बेईमानी से वसीयत बना के चले जाते हैं
नीचे नीचे वसीयत बना दी कि मेरे मरने के बाद सारी जमीन मेरी बेटी के नाम पे चले जाए। अब बेटों को बाद में पता लगा मरने के बाद कि पापा तो वसीयत बना के चले गए, लेकिन खानदानी जमीन की तो वसीयत बनती नहीं। ऐसे में पापा के मरने के बाद और 3 साल तक दावा पेश कर सकते हैं कि हाँ, खानदानी जमीन के ऊपर ये वसीयत है। अब ऐसे में कोर्ट उसका जो भी वारिस था उस जमीन का, उनको उनके हक दिला देती है। लेकिन अगर वहीं पे पापा खानदानी जमीन किसी के नाम करवा के चले जाते हैं, अपने जीते जी भाई नाम करवा दी, मान के चलो पापा जिंदा है और पापा ने एक सारी की सारी जमीन ए के नाम करवा दी अपने जीते जी नीचे ही नीचे, और उनके मरने के बाद पता लगे बच्चों को ऐसा ऐसा है, तब ऐसे में 90 दिन के अंदर अंदर उस रजिस्ट्री को भी कैंसिल करवाया जा सकता है, क्योंकि उस जमीन के ऊपर 2 वारिस और हैं। हाँ, लेकिन अगर इन तीनों की राय हो कि पापा सारी जमीन ए के नाम करवा दो, तब पापा करवा सकते हैं। मैंने बताया ना कि अगर जमीन खानदानी जमीन बेचनी है तो इस वारिस की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर ये राजी हैं, जैसे कई बार क्या होता है, 2 लड़के एक लड़की होते हैं, पापा चाहते हैं कि अपने जीते जी में ए और बी यानी कि दोनों लड़के हैं, इनके नाम पे जमीन करवा दूं, तो पहले तीनों बच्चों से पूछेंगे भैया सी जो लड़की है, भैया तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे भाइयों के नाम में जमीन कराना? वो कहती पापा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में पापा इन दोनों के नाम पे जमीन करवा सकते हैं, क्योंकि इसके जो वारिस है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तब इनके नाम क्या किसी के भी नाम करवाए, किसी दूसरे को भी जमीन बेच सकता है खानदानी जमीन, बस इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनको दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं। आई थिंक यहां तक मैटर आपका क्लियर हो गया होगा। अब मान के चलते इस ए की शादी होगी पी के साथ में, इसकी शादी होगी क्यू के साथ में, और इसकी शादी होगी आर के साथ में, ठीक है, और पापा अभी तक जिंदा है। तो जिंदा वाली बात तो आई थिंक आपकी क्लियर हो ही गई। क्या ये पत्नी, ये दोनों लड़के हैं, भैया मैं इन दोनों को लड़के मान के चल रहा हूं, इसको लड़की मान के चल रहा हूं, ये आर इसका हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, क्या इनका भी हक है उस जमीन में? इनका हक नहीं है। ये रह सकते हैं, इनको बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन उस जमीन में से हक नहीं मांग सकते हैं। पत्नियां, ये जमाई जी और ये पुत्रवधु हक नहीं मांग सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं ई मर गया भाई, और जमीन को ऐसी छोड़ के चला गया जैसे ये डी छोड़ के गया था। अब इस जमीन के ऊपर किस किस के हिस्से होंगे? तो एक हिस्सा तो चला जाएगा वाइफ के नाम पे, 4 हिस्से हो जाएंगे भाई इस जमीन के, 4 हिस्से। एक हिस्सा वाइफ का, एक इस ए का, और एक होगा बी का, और एक होगा सी का। सी जो लड़की का भी हिस्सा होगा। क्या पी का यानी कि जो पुत्रवधु है या फिर जमाई जी, इनका कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वारिस ये 3 लोग ही, खानदान इनका है। इस जो जमाई जी इसका खानदान अलग है, ये जो पत्नी जी है इनका खानदान अलग है, ये खानदानी जमीन का है। अब खानदानी तो ये लोग हुए ना। अब ऐसे में इन चारों के नाम पे जमीन चली जाएगी। जैसे ही इस ए के नाम पे जमीन आती है, बी के नाम पे जमीन आती है, सी के, इनके नाम अगर जमीन हो जाती है, जैसे ही इनके नाम पे जमीन होती है, उसके बाद अगर इनका आगे कोई वारिस नहीं है तो ये उस जमीन को बेचे, खाए, कुछ भी करे। लेकिन अगर इनका आगे वारिस हो जाता है, जैसे इसका क्या बोलते हैं, कौन सा अल्फाबेट यूज नहीं किया, एम और एन, और इसके नाम पे जमीन थी, ए के नाम पे जमीन थी और ए मर गया, अब उस जमीन का हिस्सा किस किस के पास में जाएगा? पत्नी के पास में, बच्चों के पास में, जैसे इनके पास में गया था। और अगर अभी तक ए जिंदा है और वारिस पैदा हो गए हैं, तब वारिस से बिना पूछे फिर खानदानी जमीन को नहीं बेच सकता, वही वाली लाइन फिर आगे चल पड़ेगी। लेकिन कई दफा क्या होता है, मान के चलते हैं ये जो ई था ये जिंदा है, और ई का एक बेटा था ए नाम का, पत्नी थी पी नाम की, इसके जीते जी ए मर जाता है। कई बार ऐसे औलाद मर जाती है, ठीक है। अब उस ए का हिस्सा किसको मिलेगा भाई? उस ए का हिस्सा जो मिलेगा, अगर उसका कोई वारिस है तो वो हिस्सा कौन सा हिस्सा? जो ए के नाम पे आना था। मान के चलो 4 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ इसके नाम पे चलेगी, 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़। अब इसके वारिस थे 2, तो इनको कितना मिलेगा? उस 1 एकड़ में से हिस्सा मिलेगा, यानी कि उनको अलग से मिलेगा। जो जमीन इनके पापा के नाम पे आनी थी, उस पापा के नाम के सिर्फ 2 हिस्से होंगे। अगर ये मर चुका था तो वो डायरेक्ट जमीन यहाँ पे आ जाएगी, पत्नी के पास में नहीं जाएगी। अगर दादाजी अभी तक जिंदा है और दादाजी के नाम पे जमीन है, भले ही उसकी पुत्रवधु जिंदा हो, पर उनके वारिस के नाम पे डायरेक्ट जमीन जाएगी, पुत्रवधु के नाम पे जमीन नहीं जाएगी। पुत्रवधु के नाम पे जमीन तब जाती है जब उसके हस्बैंड के नाम पे जमीन आ जाती है। जैसे मान के चलते ये मर गया, मरने के बाद जमीन नाम होगी ए बी सी के नाम पे। अब ये जिंदा है, अब अगर कल कोई मर जाता है तब पत्नी के नाम पे जमीन जाएगी, बच्चों के, जैसे ई के मरने के बाद बच्चों के और जब पत्नी के नाम पे जमीन गई थी। इसी तरीके से सबसे बड़ा रोड़ा मांझता भाई लड़की के मैटर में। अब लड़की वाला समझ लो, ये चीज समझ में आ जाएगी, यहाँ पे एंड कर चुका हूं मैं। देखिए, अब पापा मर गया, पापा मरने के बाद एक हिस्सा एफ के नाम आया, ए बी सी के नाम आया। सी एक लड़की है,
तो सी के नाम जो जमीन आई है और सी के भी दो बच्चे थे, क्या मान लेते हैं, जे और के मान लेते हैं, दो बच्चे थे। अब वो खानदानी जमीन आ गई सी के नाम पे, ठीक है, यहां पे बच्चों के नाम पे आ गई। मैंने आपको क्या बताया, अगर ए के नाम पे जमीन आती है और अगर ए का कोई वारिस नहीं है तो ए उसको बेच सकता है, लेकिन अगर ए के वारिस पैदा हो गए तो वो वारिस से बिना पूछे जमीन को नहीं बेच सकता है। अब वही सिचुएशन आ गई लड़की के मैटर में। अगर लड़की को भी उसके खानदान से जमीन मिली, यानी कि अपने पीहर से जमीन मिली है और उसके वारिस भी हैं, तो क्या ये सी अपने वारिस से बिना पूछे उस जमीन को बेच सकती है? बिल्कुल बेच सकती है। लड़का नहीं बेच सकता, लड़की बेच सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो वारिस है ना भैया, इनका खानदान इनके पापा के साथ में चलेगा। इन ये एम और एन क्या कहेंगे, हमारी खानदानी जमीन है, मेरे बाप तो जमीन बेच क्यों रहा है। अपने माँ को कह सकते हैं, अरे वो मेरी माँ हमारी खानदानी जमीन है, तू बेच क्यों रही है। वो एक थप्पड़ मारेगी, तेरे खानदान तेरे बाप के साथ जुड़ा है, मेरे बाप के साथ थोड़ी जुड़ा है। अब ऐसे में अगर लड़की को कोई जमीन उसके पीहर से मिलती है तब उसको खानदानी नहीं माना जाता। इसके बच्चे खानदानी नहीं बोल सकते, इनका खानदान तो इनके पापा के साथ जुड़ा है, माँ के साथ थोड़ी जुड़ा है, लेकिन इनका खानदान तो आपके दादा के साथ जुड़ा है। ये बोल सकते हैं, अरे मेरे बाप मेरे खानदानी जमीन है, पर ये बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। इसलिए ये सी क्या कर सकती है, सी के पास खुले राइट है, ये चाहे तो उस खानदानी जमीन को बेचे, बेच के गुलछर्रे उड़ाए, चाहे अपने भाइयों के नाम करवाए, अपने माँ के नाम करवाए, किसी के भी नाम करवाए, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसका पति भी इसको ये नहीं कह सकता, क्या कर रही हो भगवान, क्या कर रही हो, ऊपर वाले से डरो। इसके बच्चे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनकी खानदानी जमीन नहीं है। इसको कहां से मिली है? अपने पीहर से जमीन मिली। अब इसका मन चाहे वो करे। अब एक बात और भी बता देता हूं, यहीं पे इस चीज को सीख गए, यहां पे आसानी हो जाएगी। हम मान के चलते हैं ई जिंदा है। मैंने बताया था ना, कई बार क्या होता है, दादा जिंदा होता है, दादा का जो औलाद होता है वो मर जाता है, लेकिन पोता पोती जिंदा होते हैं। यही सिचुएशन अगर यहाँ पे आ जाए कि अगर दादा जिंदा था और दादा की 3 औलाद थी, एक लड़की मर गई भैया, लड़की के 2 वारिस थे, ठीक है, लड़का लड़की 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 जो भी थे आप मान सकते हो। अब ये जो इनके क्या लगे, ये नाना लगे, नाना जिंदा थे और नाना की 3 औलाद थी और फिर नाना भी मर गए, यानी कि नाना से पहले लड़की मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। अब नाना भी मर गए और जमीन को ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब उस जमीन पे किस किस का हिस्सा होगा? तो उस जमीन के फिर से 4 हिस्से होंगे, एक हिस्सा इसके नाम पे, एक इसके नाम पे, एक इसके नाम पे, और एक हिस्सा जो जाएगा ना वो जाएगा भाई इस लड़की के नाम पे जो मर चुकी है। पर लड़की तो मर चुकी है, उसके नाम पे हिस्सा क्या? अब उसके हिस्सेदार कौन होंगे? उसके हिस्सेदार होंगी उसकी औलाद। हस्बैंड जी को कोई 1 इंच का भी कुछ नहीं मिलेगा, उसके वारिस हो जाएंगी वो औलाद, ठीक है जी। हाँ, अगर इसके नाम पे जमीन आ जाती है और जमीन नाम इसके आने के बाद फिर ये मरती है, तब इस जमीन के हिस्से हो जाएंगे हस्बैंड के नाम पे और बच्चों के नाम पे। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे बताता हूँ, समझ में आ गया भैया। खानदानी जमीन किसको कहेंगे? ऐसी जमीन, उस जमीन में से कोई किसी को बेदखल नहीं कर सकता, खानदानी की जमीन है तो, ठीक है। और उसके ऊपर जो उसके वारिस है वो क्या कर सकते हैं? स्टे ले सकते हैं। मान के चलो ये पापा ए और बी के नाम पे जमीन करवा रहा है बिना अपनी लड़की से पूछे, और लड़की को बाद में भनक लगी, तब ऐसे में लड़की उस जमीन को में से जबरदस्ती अपना हक ले सकती है, दावा कर सकती है, क्योंकि पापा के पास जो जमीन आई है वो खानदानी जमीन आई है, नाम होके नहीं आई है, मरने के बाद आई है। ऐसे में इन तीनों में से कोई भी दावा कर सकता है, जबरदस्ती अपना हक ले सकता है, लेकिन कमाई हुई संपत्ति में से कोई अपना जबरदस्ती हक नहीं ले सकता। क्लियर जी? अब बताता हूं यहाँ पे क्या मैटर होगा। देखिए, अगर वहीं पे कोई लड़की मेहनत से अपना कोई जमीन कमाती है, देखिए भैया थोड़ा ज्यादा थूक बिल हो दिया ऐसा मेरे को फील हो रहा है, पर अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर जरूर कर दें यार। और अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, मैं अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहा हूं कि दोबारा आपकी जिंदगी में ये डाउट ही ना आ जाए, ठीक है। देखिए, अगर कोई लड़की कमाती है जमीन को, कमाई का मतलब तो आप समझ गए, अपनी मेहनत से लगन से अगर कोई खरीद के अपना कोई प्लाट कैसे खरीद लेती, ये किसी लड़की ने खरीद लिया। लड़की थी, मान के चलते सी नाम की कोई लड़की थी और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, तब इस जमीन के ऊपर हक किसका होगा? तब जमीन के ऊपर हक इसी का ही होगा। ये बेचे खाए कुछ भी करे, इसकी अपनी मर्जी। अगर ये कल को मर जाती है और इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तब इसकी जो माँ होगी, वो पीहर वाले जो होंगे, उसका हक इसकी माँ के पास में चला जाएगा, यानी वो जमीन इसकी माँ के नाम पे हो जाएगी। अब मान के चलते इसकी शादी हो गई इस ओ के साथ में, आर के साथ में, यही एग्जाम्पल आपका फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इस सी ने अपनी कमाई से जमीन कमाई है, तो क्या इस हस्बैंड का कोई हक है? इस हस्बैंड का कोई हक नहीं है। ये जमीन को बेचे, कमाए, कुछ भी करे, वसीयत करे, कुल छर्रे उड़ाए, ये हस्बैंड ना स्टे ले सकता है ना ऑब्जेक्शन ले सकता है। वही वाली बात यहाँ पे आई थी जो मैंने आपको समझाई थी। फिर कल को बच्चे हो गए, ठीक है, बच्चे क्या मानते हैं हम?
एच और जी, दो बच्चे मान लेते हैं। अब अभी भी इसकी कमाई हुई संपत्ति, सारा खेल यही चलेगा जो है यहाँ पे चला था। लेकिन अगर कल को ये बिना वसीयत बनाए मर जाती है, बिना किसी के नाम करवाए मर जाती है, फिर इस जमीन के ऊपर हक किस किस का होगा? यहाँ पे अगर जमीन पत्नी के नाम पे थी तब बच्चों के नाम पे और पति के ही नाम पे जाएगी। यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर एक बार जमीन इसके नाम पे आ गई, आने के बाद अगर ये मर जाती है तब पति के नाम पे, बच्चों के नाम पे हिस्सा जाएगा। इसी तरह अगर एक बार जमीन लड़के के नाम पे आ गई और लड़के के जमीन नाम होने के बाद वो मरता है, तब अगर उसकी पत्नी है, एक हिस्सा पत्नी के नाम पे, ठीक है, उससे पहले वाले दावा नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर ये लोग भी मर जाते हैं, इसके बच्चे मर जाते हैं, तो इसके जो पोता पोती थे, ठीक है, जैसे ये मर गया था, इसकी दो औलाद थी ए और बी, ठीक है, तो इसके 3 हिस्से हो गए जमीन के, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको, और एक हिस्से में से 2 हिस्से इसके। समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर वहीं पे किसी लड़की को खानदान से कोई जमीन मिली हो, जैसे लड़के को मिलती है, तब ऐसे में ये तो थी खैर खुद की कमाई हुई, अब यहां पे आ गई खानदानी जमीन। अगर लड़की को खानदानी जमीन मिलती है, खानदानी कैसे मिलती है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूं। तभी मैंने कहा लड़की के मैटर में अलग होता है। लड़की के मैटर में क्या होता है, अगर लड़की की जो औलाद होती है वो ये नहीं कह सकती कि मम्मी आपके पास हमारी खानदानी जमीन है, वो थप्पड़ मारी दबा के, आराम कर, नाना नानी की जमीन है, खानदानी तो तेरे बाप के साथ में चलेगा। तब ऐसे में अगर किसी लड़की को खानदानी जमीन मिलती है भैया, वो समझ लेते हैं। खैर वो चीज मैं आपको समझा भी चुका हूं। जैसे सी है, सी को खानदानी जमीन मिली इसके पापा के मरने के बाद, वही वाली बात, शादी हो गई, आर के साथ में 2 बच्चे हो गए, एच और जी। अब क्या ये बच्चे उस खानदानी जमीन के ऊपर अपना हक मांग सकते हैं? हाँ, वो पहली वाली बात, वही लड़की बेदखल भी कर सकती है, अपने पति को बेदखल कर सकती है, पति जी गेट आउट। अब ऐसे में पति बेचारा क्या करेगा? क्या पति भी मेंटेनेंस ले सकता है? पति भी मेंटेनेंस ले सकता है हिंदू मैरिज एक्ट 24 सेक्शन के तहत में। अगर पति बेचारा निठल्ला कुछ नहीं कमाता है और पत्नी ने अपनी कमाई हुई संपत्ति में से उसको धक्के मार के निकाल दिया, बेचारा सड़क पे आ गया, और बच्चे भी अगर 18 साल से कम है तो वो अपनी मम्मी से क्या ले सकते हैं? मेंटेनेंस ले सकते हैं। ठीक है भैया, हिंदू मैरिज एक्ट 24 सेक्शन। हाँ, क्या बता रहा था? हाँ, बेदखली वाली बात, अगर कमाई हुई संपत्ति उसमें से वो बेदखल कर सकती है और वो उसमें से अपना हिस्सा मांगने के लिए कोई दावा वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पे लड़की को अपने पीहर से कोई जमीन मिली है, तब क्या ये बच्चे दावा कर सकते हैं कि मम्मी हमको भी जमीन वैसे हिस्सा दो? तब भी ये लोग दावा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं पे खानदानी जमीन लड़के को मिली हो मरने के बाद, देखो मरने से पहले अगर नाम करवाइए ना, तब तो सारा खेल वही चलेगा जो मैं आपको बता चुका हूं, शायद दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं खानदानी जमीन के बारे में। लड़की के हिस्से में भी 3 तरह की जमीन आ सकती है भैया। पहली चीज तो उसने खुद कमाई है, दूसरी चीज उसके खानदान वालों, जैसे पापा ने 3 हिस्से कर दिए अपने जिंदा जी अगर कोई जमीन आती है तो क्या क्या बोलते हैं उसको? कमाई हुई मान लेते हैं, तब तो सारा व्यवहार वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर लड़की को उसके पापा के मरने के बाद हिस्सा मिला है, तो क्या उस हिस्से में से इसकी जो औलाद है वो अपना हिस्सा मांग सकती है? तो नहीं मांग सकती। लेकिन अगर सी की जगह इसका भाई होता और इसके भाई के नाम पे अगर खानदानी जमीन आती, तो ये लोग दावा कर सकते थे कि पापा दादाजी की जमीन है, हमको हक दीजिए। ये बच्चे दावा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मम्मी को भले ही पीहर से जमीन मिले पर मम्मी का राइट है, ये दावा नहीं कर सकते। इस जमीन से भी इनको क्या कर सकती है? बेदखल कर सकती है भैया, क्योंकि इनकी कोई खानदानी जमीन नहीं, खानदान इनका जुड़ा हुआ अपने पापा के साथ में। तो यहाँ पे लड़की के पास अगर खानदानी जमीन आती है उसका व्यवहार थोड़ा अलग होता है, लड़के के पास में खानदानी आती है उसका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। अब आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, अब ज्यादा थूक भी होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, अब सीख लेते हैं आगे। हाँ, अगर ये मर जाती है, जमीन सी के नाम पे, लड़की के नाम पे, किसी के हिस्से में जमीन नहीं देखी जाती और ये मर जाती है, तब 3 हिस्से हो जाएंगे, इसके नाम पे और इसके नाम पे। ठीक है जी, पर ये लोग दावा नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकता ओ क्यूट सी बेबी, बेलन वाली भाभी, ये तो भाभी थोड़ी कहेगा, हाँ खैर ये जो भी कहेगा, ये नहीं कह सकता कि पीहर से जो जमीन मिली उसमें से मेरे को भी हिस्सा दो। भले ही पति है, इसके जीते जी इसका मन करेगा उसको जमीन देगी और उसका मन नहीं करेगा तो नहीं देगी। कोई स्टे नहीं ले सकता है, कोई दावा नहीं ठोक सकता है। मरने के बाद इसके नाम पे, इसके नाम पे, इसके नाम पे, ठीक है। और उस पीहर से मिली जमीन से बेदखल भी कर सकती है। लेकिन वही केस में हस्बैंड है, लड़का है, तो लड़का बेदखल नहीं कर सकता और लड़का ना जमीन को ऐसे बेच सकता है। समझ में आया जी? अब बताता हूं आपको कब्जा की हुई जमीन। एक चीज और भी बता देता हूं, वही लड़के हस्बैंड और वाइफ के मैटर के अंदर, हस्बैंड और वाइफ
आपने सुना होगा कि जैसे ही शादी होती है लड़की का आधा हक हो जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। वो मैटर होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खानदानी जमीन में से लड़की का कोई हिस्सा नहीं होता जब तक हस्बैंड जिंदा होता है, तब तक के लिए। अगर हस्बैंड के नाम पे जमीन है, वो चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ, शायद बार बार बताने की जरूरत है नहीं और आप समझ भी चुके होंगे। लेकिन अगर कोई जमीन का टुकड़ा हस्बैंड और वाइफ ने मिलके खरीदा है, हस्बैंड और वाइफ ने मिलके खरीदा है, ठीक है, तब उस जमीन के टुकड़े के ऊपर दोनों का पोजेशन है, तब ऐसे में पति अपनी वाइफ को नहीं निकाल सकता और वाइफ अपने पति को नहीं निकाल सकती। कुछ लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी पत्नी के नाम पे भी जमीन खरीद लेते हैं कि भैया पैसे मैंने भरे हैं और पत्नी के नाम ऐसे जमीन करा रहा हूं। अब उस जमीन का क्या होगा भाई, उस जमीन को भी ऐसे ही व्यवहार किया जाता है, पार्टनर माना जाता है उसको, ठीक है। तो ऐसे जमीन में से फिर उनका अपना लेन देन है, जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे उनका। अब उसका उसमें पत्नी का हक आ जाता है, ठीक है। उसमें से वो पत्नी भले ही उस पति ने पैसे दिए उसको अलग नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती जमीन मेरे नाम पे, दिलवाई तो पति ने, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने गिफ्ट में कोई जमीन दी है, वो गिफ्ट वाली बात मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो गिफ्ट में जमीन कैसे दी जाती है, इसको पार्टनरशिप वाली है ऐसे माना जाता है। कब्जे वाली सीख लेते हैं भैया। देखिए, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अगर उसके ऊपर कोई कब्जा कर लेता है भाई, और कब्जा करते करते 12 साल हो गए, 12 साल या 12 साल से ज्यादा हो गए, जैसे ये कोई जमीन थी और इस पर्सन ने इस जमीन पे 12 साल या 12 साल से ज्यादा से कब्जा कर रखा है, और जिसकी ये जमीन है उसको पता है कि इस जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, पर 12 साल से उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, ठीक है। जैसे क्या होता है, कोई खाली प्लाट पड़ा है, उस प्लाट के अंदर जाके कोई अपना काम करने लग गया, फिर उसने अपना कोई ऐसा ईंटें रख दी, अपना सीमेंट रख दिया, अपना क्रेशर बजरी रख दिया, फिर उसके धीरे धीरे उसकी 4 दीवारें निकाल दी, फिर उसके ऊपर एक कमरा बना दिया। जमीन तो थी इसकी, प्लाट तो था इसका, और इसके होते हुए इसको पता है कि ये मेरा प्लाट है और मेरे से बिना पूछे दीवार निकाल रहा है, फिर कमरा बना दिया। अब ये तो कर रहा है धीरे धीरे कब्जा, और ऐसे करते करते 12 साल हो गए। अब ऐसे में अधिकार इसके पास में आ जाता है, ठीक है, कि इसको पता होते हुए जब इसने 12 साल से ही ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, तो अब तो शायद इसको दिक्कत होगी नहीं, तब ऐसे में इस जमीन के ऊपर अधिकार इसका आ जाता है। इसको बोलते हैं पोजेशन हुई जमीन, इसका कब्जा आ जाता है। अब कब्जा अगर इसके पास में आ गया, फिर जमीन आगे कैसे चलेगी, फिर आगे अगर कोर्ट इसके नाम पर रजिस्टर कर देती है कि हाँ इसका कब्जा है, और ये कब्जा अपना दिखा देता है, और अगर मालिकाना हक इसको मिल जाता है, तब फिर आगे जो इसकी पीढ़ी चलेगी कैसी मानी जाएगी, कमाई हुई जमीन मानी जाएगी, ठीक है। भले ही भाई मेहनत तो यहाँ भी लगी है, कब्जा कर रहे हैं, मेहनत लगी, कमाई हुई जमीन, और कमाई हुई जमीन के साथ में कैसा व्यवहार होता है, जी करेगा वो करेगा, उसको बेचेगा, दान करेगा, बेच के अपना गुलछर्रे उड़ाएगा, कुछ भी करेगा, और मरने के बाद फिर वही सारा खेल पत्नी बच्चों के नाम पे जमीन आ जाएगी, ठीक है। अगर ये 12 साल तक इसको पता होते हुए भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो। लेकिन कई बार क्या होता है, मालिक को पता ही भी नहीं होता, मालिक विदेश में चला जाता है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं 20 साल तक एक जमीन पे ऐसे कब्जा करके बैठे हैं, और उस जमीन के ऊपर फिर उसको कोई ऐसे नाम करवाने के लिए चाहता है। फिर कोई कई बार सरकार की भी स्कीम आ जाती है कि कोई जमीन का टुकड़ा ऐसा है जो 20 साल से रह रहा है, 25 साल से रह रहा है, अगर नाम करवाना चाहता तो फटाफट उसकी रजिस्ट्री या उसके कागजात लेके आओ और अपना नाम करवा लो। ऐसे में भी कई बार स्कीम आ जाती है, तो अच्छे वाला धंधा बन जाता है। तब अगर किसी ने ऐसे कब्जा कर रखा हो तब उसके नाम पे ऐसे जमीन हो जाती है, और इस बीच में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो कब्जा हुई जमीन ऐसी खुद की बनती है, और खुद की होने के बाद क्या क्या मान ली जाती है, वो कमाई हुई संपत्ति है, खरीदी हुई संपत्ति है। और खरीदी हुई संपत्ति के ऊपर कैसे मैटर चलेगा, तभी मैंने आपको सबसे पहले खरीदी हुई संपत्ति के बारे में बताया। अब सीखते हैं जी गिफ्ट वाली बात। अगर किसी को गिफ्ट में जमीन मिली हो, ठीक है, जैसे आप मेरे को गिफ्ट में जमीन दे दो, हम आपको गिफ्ट में जमीन दे दें, या फिर कई बार जमीन को ऐसे दान में भी दे दिया जाता है किसी एनजीओ वगैरह को, तो उसकी कैसे डील होती है। देखिए भैया, मैंने आपको पहले एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया था कि अगर हस्बैंड पैसे देता है और वाइफ के नाम पे जमीन करवाता है, तब उसको गिफ्ट वाली क्यों नहीं मानते। देखिए, गिफ्ट की जमीन तभी मानी जाएगी अगर गिफ्ट डीड बनेगी तो, अदरवाइज नहीं भाई। गिफ्ट डीड में आपको दिखाता हूं, एक फॉर्म दिखाता हूं कैसा होता है और क्या ये कहना चाहता है फॉर्म। देखिए, ये होता है गिफ्ट डीड, शायद आपको दिख रहा होगा। और किसी को ये फॉर्म चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। गिफ्ट डीड में होता क्या है, जो गिफ्ट दे रहा है उसकी पूरी डिटेल, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसकी पूरी डिटेल। अब देखिए, असली मजा तो अब आएगा। ये आएगा अगर गिफ्ट देने वाला, मान के चलो ये है, गिफ्ट डीड के अंदर ये लिख देता है कि मैं सिर्फ इसको गिफ्ट दे रहा हूं, इसके मरने के बाद ये मैं गिफ्ट वापस भी ले सकता हूं, या कभी भी मैं ये वापस ले सकता हूं, या इस गिफ्ट को आगे ये किसी के नाम नहीं करवा सकता। तब जिसको गिफ्ट मिला है
वो ना तो उस जमीन को बेच पाएगा, ना आगे किसी को दे पाएगा, ना आगे किसी को दान में दे पाएगा। अगर उस गिफ्ट डीड के अंदर गिफ्ट देने वाले ने ये चीज लिख दी कि इस गिफ्ट, मैं सिर्फ इसको एक गिफ्ट दे रहा हूं पर ये गिफ्ट मैं कभी भी वापस ले सकता हूं, ऐसे में एक सेक्शन होता है 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग 126 सेक्शन के तहत जिसने गिफ्ट दिया वो वापस भी ले सकता है अगर गिफ्ट डीड के अंदर लिखा है तो। अब गिफ्ट की जमीन किसको कहेंगे? जो गिफ्ट डीड के ऐसे जरिए गई हो उसी को गिफ्ट डीड की जमीन कहेंगे। क्यों कहते हैं मैं बताता हूं। देखिए, अगर कोई, जैसे मैं आपको कोई जमीन ऐसे दान में दे रहा हूं, मैं क्या कहूंगा, ले भैया अब ये जमीन है और अब इसको तू रख ले, तो आप क्या कहोगे, भाई ऐसे तो नहीं रखता, आप इसकी रजिस्ट्री तो कराओ। अगर मैंने उसकी रजिस्ट्री करवाई तो वो गिफ्ट वाली जमीन नहीं समझी जाती है। गिफ्ट की जमीन के लिए गिफ्ट डीड सबसे जरूरी है और गिफ्ट डीड के अंदर रजिस्ट्री के पैसे नहीं लगते हैं। अगर मैं आपको ऐसे जमीन रजिस्ट्री कराऊंगा तो जितनी जमीन की कीमत है, अलग अलग स्टेट में किसी में 6%, 8% है, 10% है, 5% है, अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी लगती है। लेकिन अगर वहीं पे गिफ्ट डीड के जरिए अगर जमीन ट्रांसफर होती है तब स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, तब एक नॉर्मल टैक्स लगता है। ठीक है, टैक्स भी कितना लगता है? अगर 50,000 से कम के नीचे की प्रॉपर्टी तब टैक्स नहीं लगता है। और अगर वही गिफ्ट रिश्तेदारों में दिया जाता है, सगे भाई को, बहन को ऐसे दिया जाता है, पत्नी को दिया जाता है, तब भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है तब हल्का सा टैक्स होता है, जो जमीन की कीमत को देख के वो टैक्स लगता है। सिर्फ टैक्स लगेगा, रजिस्ट्री या स्टाम्प ड्यूटी ऐसे नहीं लगती है। लेकिन ये क्या लिखेगा, ये यही लिखेगा, ये जमीन आगे बेच सकता है, फिर नहीं बेच सकता है, वो सारी चीजें लिखेगा। लेकिन अगर इसने लिख दिया कि मैं ये जमीन इसको गिफ्ट में दे रहा हूं, अब आगे ये चाहे वैसा व्यवहार इस जमीन के साथ में कर सकता है, किसी को बेच सकता है, दान में दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, फिर उसके बाद ये आगे उस जमीन को बेच सकेगा। अगर ये गिफ्ट डीड के अंदर ये बात लिखी है तो अदरवाइज ये नहीं बेच सकेगा, ना इसकी ऐसे। और अगर इसने लिख दिया कि आगे जमीन को नहीं बेच सकेगा या मैं अपना गिफ्ट वापस भी ले सकता हूं, तब अगर ये मर जाता है जिसको गिफ्ट मिला है, तब ऐसे में क्या कर सकता है, इसके बच्चों के नाम पे जाएगी क्या जमीन? नहीं, ये क्या कर सकता है, ये उस गिफ्ट को वापस ले सकता है, फिर उसके बच्चों के पास में भी उस गिफ्ट को भेज सकता है। लेकिन अगर इसने लिख दिया कि भैया मैं अब आपको एक गिफ्ट में दे रहा हूं, गिफ्ट डीड बना के दे रहा हूं, अब जो चाहे वो करो, अब जमीन आ गई इसके नाम पे, अगर ये कल को मर जाता है फिर इसके जो वारिस है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके पास में जमीन ऐसी चली जाएगी मानो जैसे खरीदी हुई जमीन हो। तभी मैंने आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर की है। तो भैया मैंने कोशिश की है कि शायद अभी भी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। जितने भी सवाल मेरे पास में आए थे, जो क्वेश्चन मेरे पास में आए थे, शायद मैंने सभी का जवाब इसके अंदर दे दिया है। एक क्वेश्चन और आ गया मन में कि अगर कोई खानदानी जमीन में पत्नी घरेलू हिंसा करे तो भैया, तो क्या उसको गेट आउट कर सकते हैं? देखिए, ये ई है और एफ है, सास ससुर है, और इनकी पुत्र वधु, इनका बेटा मर गया है, फिर पुत्र वधु जो है वो करने लगी कलेश, घरे कलेश करने लगी, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस करने लगी। ऐसे में ये सास ससुर उसको क्या कर सकते हैं, उस लड़की को यानी कि उस पत्नी को घर से निकाल सकते हैं। जी गेट आउट हो जा, फटाफट हो जा, फटाफट बैग बांध और गेट आउट हो। वो कहेगी मेरा दावा है, मेरे पति की भी जमीन का हिस्सा है। तेरी पति की जमीन का हिस्सा, पर तू हमारे साथ घरेलू हिंसा क्यों कर रही है भैया? हमारे तो देख, हम बुजुर्ग हैं। तब ऐसे में बुजुर्ग क्या कर सकते हैं, उसको गेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो घरेलू हिंसा पत्नी ऐसे कर रही है तब, और अगर खुद की भी संपत्ति में से कराई तब तो बेदखली कर सकते हैं। समझ गए जी बात। और एक चीज और भी बता देता हूँ, अगर किसी की उम्र 60 साल से ऊपर है तो अपने बच्चों से मेंटेनेंस भी ऐसे ले सकते हैं। खैर ये अलग टॉपिक है। देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, कानून से संबंधित कोई भी टॉपिक अगर आपका है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बेझिझक कमेंट कर दें। क्लियर करना मेरा काम है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, बता दीजिए। कोई और बात हो, कोई और क्वेश्चन हो तो थैंक यू डियर, इसको शेयर जरूर कर दें प्लीज। थैंक यू डियर।